वेलकम टू शुक्ला स्टडी पॉइंट। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल शुक्ला स्टडी पॉइंट में। मैं शिवम शुक्ला आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज का जो क्वेश्चन पेपर है ये हिंदी का क्वेश्चन पेपर है। मेजर कोर्सेस में हिंदी जिन छात्रों ने लिया था खास करके उन्हीं का ये क्वेश्चन पेपर है। और हिंदी बीए सेकेंड ईयर फोर्थ सेमेस्टर का क्वेश्चन पेपर है। आपको बता दूँ तो जो भी एक प्रकार से हमारे अन्य विश्वविद्यालय के छात्र छात्र हैं उनके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा जिनकी परीक्षाएं लिखित होने वाली हैं। चूँकि ये लिखित का क्वेश्चन पेपर है, आप देखिए बीए सेकंड ईयर फोर्थ सेमेस्टर एग्जामिनेशन 2022-23 मेजर कोर्सेस हिंदी का एक क्वेश्चन पेपर है। हिंदी में आपको हिंदी अनुवाद के बारे में पढ़ना होता है। तो हिंदी अनुवाद का एक क्वेश्चन पेपर है। टाइम आपको 3 घंटे का दिया जाता है और मैक्सिमम मार्क्स आपका कितना था भाई, 75 नंबर का था अधिकतम अंक यानी पूर्णांक। निर्देश आपको दिया गया है कि सभी खंडों से निर्देशानुसार प्रश्नों के उत्तर दीजिए। 3 खंडों में पेपर आपका बटा हुआ है, खंड आ, बा और सा। खंड आ से अगर बात किया है तो अति लघु उत्तरीय टाइप के प्रश्न पूछे जाते हैं। इससे पहले हमने मॉडल पेपर दिया था हिंदी का, ठीक है। बहुत सारे प्रश्न आपके मॉडल पेपर से आए हुए हैं। अगला क्वेश्चन से आप देखिएगा, इस खंड के सभी प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर लगभग आपको 50 शब्दों में देना है। अर्थात जो लघुत्तरीय टाइप के अति लघुत्तरीय टाइप के प्रश्न होते हैं उनके उत्तर को आपको 50 शब्दों में लिखना है, ठीक है। मतलब उससे अधिक नहीं होना चाहिए। अगर उससे कम है तो चल जाएगा, लेकिन उससे अधिक नहीं होना चाहिए। ये यहाँ पर क्राइटेरिया दिया थी, अधिकतम 50 शब्दों में दीजिए, ठीक है। 2 नंबर का एक प्रश्न है और इस प्रकार से आपको 10 क्वेश्चन करने हैं तो आपको कितने नंबर मिलते हैं, 20 नंबर। तो आइए देखते हैं कि पेपर में कैसे कैसे प्रश्न पूछे गए थे। तो अन्य विश्वविद्यालय जिनकी परीक्षाएं अभी नहीं हुई हैं उनके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा ये क्वेश्चंस, और आप इन प्रश्नों को तैयार कर लीजिएगा। हालांकि जो मैं अगला मॉडल पेपर दूंगा उनमें जो प्रश्न हमने नहीं रखा था उस पर भी मैं चर्चा कर दूंगा और इन प्रश्नों पर भी मैं चर्चा कर दूंगा। तो टेंशन लेने की कोई आवश्यकता आपको नहीं है। सारे प्रश्न आपके क्लियर होंगे और एक भी प्रश्न छूटेगा नहीं आपकी परीक्षा में, ध्यान रखिएगा। पहला प्रश्न आपसे पूछा गया था, पहले में 10 प्रश्न है, आपको देखिएगा ये रोमन शैली में लिखे हैं। देखिए पहला प्रश्न था अनुवाद किसे कहते हैं। अनुवाद की परिभाषा मैंने आपको बताई थी, कहा था कि भाई अनुवाद जो होता है इसका केंद्रीय शब्द वाद है। वाद जो है संस्कृत के वद धातु से बना हुआ है और वद का मतलब होता है बोलना या कहना, ठीक है। और वद से बना है वाद, और फिर वाद में आप देखते हैं अनु और मतलब अनु जुड़ करके क्या बनता है, ये अनुवाद बनता है। तो एक प्रकार से पूरा अनुवाद का मतलब होता है पुनः कथन या दोबारा कहना या किसी कही गई बात को फिर से कहना या दोहराना, ये अनुवाद का मतलब होता है। अलग अलग विद्वानों ने अनुवाद को लेकर के अलग अलग चीज़ें बताई। हालांकि अनुवाद को अनुवचन भी कहते हैं, अनुवाद भी कहते हैं, अनुकथन भी कहते हैं, पश्चात कथन कहते हैं, टीका कहते हैं, भाषा अनुवाद कहते हैं, आवृत्तित कहते हैं। तो कई और नामों से हम अनुवाद को जानते हैं, लेकिन सबसे सटीक नाम और सबसे फेमस नाम जो है वो अनुवाद ही है, ठीक है। ये बात ध्यान रखिएगा। डॉक्टर भोलानाथ तिवारी कहते हैं कि भाषा ध्वन्यात्मक प्रतीकों की व्यवस्था है और अनुवाद जो है वो इन्हीं प्रतीकों का प्रतिस्थापन होता है। मतलब कि एक भाषा के प्रतीकों के स्थान पर दूसरी भाषा के जो निकटतम और या समतुल्य जो प्रतीक होते हैं उन्हीं प्रतीकों का प्रयोग किया जाता है अनुवाद में, ठीक है। तो अनुवाद क्या है, निकटतम समतुल्य और सहज प्रतीकांकन है। तो यही सब होता है अनुवाद। मैंने आपको बताया था डॉक्टर रविंद्रनाथ श्रीवास्तव के अनुसार परिभाषा, डॉक्टर सतीश कुमार रोहरा की परिभाषा, ठीक है, नायडा और टेलर की परिभाषा। तो अनुवाद एक प्रकार से अनुवाद के बारे में मैंने आपको बताया था कि भाई अनुवाद जो होता है एक सेतु है जिसके माध्यम से हम विश्व साहित्य, संस्कृति, राजनीति, धर्म, दर्शन, विज्ञान सभी को जान पाते हैं और सभी संसार की परंपरा से जुड़ते हैं, अपनी परंपरा को विकसित करते हैं, व्यापक बनाते हैं, ठीक है। जो हमको नहीं पता है वो हम सीखते हैं, जो हमको पता है दूसरों को बताते हैं। तो कई प्रकार की चीज़ें हैं जो है, खास करके अनुवाद की बात की बहुत इंपॉर्टेंट है और योगदान भी इसका है। हालांकि हम चर्चा करेंगे अन्य मॉडल पेपर में इन सभी चीज़ों के बारे में। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया शब्दानुवाद। शब्दानुवाद से तात्पर्य होता है शब्दों का अनुवाद करना, ठीक है। यानी कि शब्द अनुवाद की किसी शब्द का अनुवाद हो गया, जैसे बात देते परिभाषित शब्दों का अनुवाद हो गया, ठीक है। तो इस प्रकार के अनुवाद को हम शब्दानुवाद कहते हैं। आगे देखिएगा, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। प्रश्न है 3 नंबर, देखेंगे अनुवाद की प्रमुख सीमाएं बताइए। फटाफट से आप बताने का प्रयास करें। विषय, क्षेत्र या सीमा जो है, ठीक है, ये आपसे पूछा गया है। इस पर हमने चर्चा करी थी, ठीक है। तो अनुवाद एक प्रकार से इसके कई गुण भी हैं और कई विशेषताएं हैं अनुवाद की, कई समस्याएं भी इसकी हैं, ठीक है, और कई सीमाएं भी हैं।
आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन साहब देखिएगा। चौथा प्रश्न है, एक अच्छे अनुवादक के गुण बताइए। अच्छे अनुवादक के गुण मैंने आपको बताया था कि भाई एक अनुवादक को किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। तो एक अच्छे अनुवादक के क्या गुण होने चाहिए, इस पर हमने चर्चा करी थी और इस प्रश्न को आपको बताया भी था कि भाई भाषा का प्रभुत्व होना चाहिए, उसके पास बहुज्ञता और विवेकशीलता होनी चाहिए, सतर्कता होनी चाहिए, उसको संदेह निवारण करता होना चाहिए अनुवाद, क्योंकि अनुवादक के सामने बहुत सारी समस्याएं आती हैं और उन्हें निवारण करने की क्षमता जब तक एक अनुवादक के पास नहीं होगी तब तक अच्छे तरीके से अनुवाद नहीं हो पाएगा। प्रतिभा होनी चाहिए जो अनुवाद करने वाला व्यक्ति होता है, ठीक है। समाज और संस्कृति का ज्ञान उसको होना चाहिए, तभी वो अनुवाद कर पाएगा अच्छे तरीके से। भाषा का, दोनों भाषाओं का, लक्ष्य भाषा और स्रोत भाषा दोनों की अच्छी पकड़ हो दोनों में, तभी वह अनुवाद अच्छा कर पाएगा, ठीक है। कई प्रकार की चीज़ें भाषा पर पकड़ होनी चाहिए उसकी। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न आपसे पूछा गया था, देखिए भावानुवाद से क्या आशय, भाव का अनुवाद करना। आप देखते हैं भाषा अनुवाद मतलब शब्दानुवाद, शब्द में जो शब्द लिखा है उसी का अनुवाद कर देना। जैसे कि मान लेते हैं लिखा हुआ है आपका जो है टेक्नीशियन, टेक्नीशियन का हिंदी अनुवाद क्या करेंगे, तकनीशियन बोल देंगे उसको। तो तकनीशियन क्या हिंदी का शब्द है, नहीं है, उससे बन गया तो ये शब्दानुवाद हो गया। लेकिन भावों का अनुवाद एक होता है कि भाई विचार कुछ और होते हैं, जैसे लोकोक्तियों मुहावरों में खास करके भावों का अनुवाद होता है, ठीक है। आप देखते हैं कि भाव अनुवाद में जैसे कि कहीं कुछ और जा रही बातें और उसका कुछ अलग अर्थ होता है, ठीक है। तो वो होता है आपका भाव अनुवाद। भाव अनुवाद में जो होता है इमोशंस के आधार पर चीज़ें की जाती हैं। आपको जो केंद्रीय भाव होता है किसी भी शब्द का, वाक्य का, उसी भावों की व्याख्या की जाती है, ठीक है। ये बात ध्यान रखिएगा, यानी कि जो वास्तविक कथ्य है, मूल है, क्या कहना चाह रहा है लेखक या क्या कहना चाह रहा है जो स्रोत भाषा का लेखक है वो, ताकि आप जो है लक्ष्य भाषा में उसी चीज़ को भी बता दें जो स्रोत भाषा का लेखक कहना चाह रहा है, उसी बातों को आप लक्ष्य भाषा के अकॉर्डिंग बताने का प्रयास करें, ठीक है। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया, प्रशासनिक अनुवाद किसे कहते हैं। प्रशासनिक अनुवाद का मतलब क्या होता है जानते हैं, प्रशासन में प्रयुक्त होने वाली, इसके बारे में मैंने आपको बताया था प्रशासनिक अनुवाद के बारे में। प्रशासनिक अनुवाद जो होता है खास करके भारतीय संविधान में आप देखते हैं राजभाषा को लेकर के कई सारी बातें बताई गई। 26 जनवरी 1950 को भारत राष्ट्र के द्वारा अंगीकृत किया गया संविधान, उसमें राजभाषा विषय तमाम सारी व्यवस्थाओं का परिपालन किया गया। भारत के राष्ट्रपति ने 1952, 1955, 1960 में विशेष आदेश भी जारी किया राजभाषा को लेकर के। 1952 के आदेश द्वारा राज्यपालों, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति अधिपत्रों के लिए अंग्रेजी के अतिरिक्त हिंदी का और अंतर्राष्ट्रीय अंकों के अतिरिक्त देवनागरी अंकों का प्रयोग करना शुरू करवाया। तो कहीं ना कहीं पे आप देखिए ये प्रशासनिक अनुवाद होता है, मतलब प्रशासनिक अनुवाद होता है। प्रशासनिक अनुवाद का सीधा सा मतलब होता है कि भाई प्रशासन से रिलेटेड जो अनुवाद होता है वो राजकाज में, कानून वगैरह में, ठीक है, इन सभी में, प्रशासनिक शब्दावलियों में पदनामों का अनुवाद करना हुआ, तो वो सब होते हैं प्रशासनिक अनुवाद, ठीक है। अगला क्वेश्चन साहब देखिएगा, अगला प्रश्न, परिभाषिक शब्द किसे कहते हैं। परिभाषिक शब्द के बारे में मैंने आपको बताया था, तो ये भी प्रश्न आप मॉडल पेपर उठा करके देखिएगा, आपको मिल जाएगा। इसके अलावा अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, अर्ध परिभाषिक शब्द किसे कहते हैं। मतलब कुछ शब्द होते हैं आपके परिभाषिक, कुछ होते हैं अर्ध परिभाषिक। तो परिभाषिक शब्दावलियों को जब मैं बता रहा था तो उसी में हमने अर्ध परिभाषिक शब्दों के बारे में भी आपको बताया था, आप लोगों ने इसको ध्यान से देखा होगा, ठीक है। तो परिभाषिक शब्दावलियों के बारे में मैंने आपको बताया था भाई, जो प्रत्येक शब्द या शब्दावली विशिष्ट विचारों को व्यक्त करने की एक संक्षिप्त व्यवस्था होती है और वैज्ञानिक विचारों और अन्वेषणों का भारत में पश्चिम से प्रवाह हो रहा था, जिसके भारतीय भाषाओं में परिभाषिक शब्दावली के निर्माण पर बल दिया गया और परिभाषिक शब्दावली का निर्माण खास करके हुआ। और इसी आधार पर आप देखते हैं कि कई प्रकार की शब्द आपको प्रचलित हैं जो कि जिनकी परिभाषा दी जा सकती है, ठीक है। और जो एक प्रकार से आम बोलचाल में प्रयोग होते हैं वो अर्ध परिभाषिक शब्दावली होती हैं, ये बात ध्यान रखिएगा, ठीक है। जैसे जो है संविधान की शब्दावली हैं, संसद भवन की शब्दावलियाँ हैं, आकाशवाणी की शब्दावलियाँ हैं, विधि कानून इन सभी से रिलेटेड शब्दावली है। इसके अलावा आप देखते हैं और भी तमाम प्रकार की शब्दावलियाँ हैं जो अलग अलग बैंकों में अलग शब्दावलियों का प्रयोग होता है, तो वो सब शब्दावली मतलब परिभाषिक है। जो ज़्यादा सहज है वो अर्ध परिभाषिक है, जो थोड़ा कठिन है, जटिल है, वो परिभाषिक है। 9वां प्रश्न है, शब्दकोश अनुवाद का प्रमुख साधन बताइए। तो यानी बिल्कुल शब्दकोश जो होता है, डिक्शनरी जो है वो अनुवाद का प्रमुख साधन होती है। किसी भी भाषा का अनुवाद करना हो तो डिक्शनरी अगर है तो उससे मदद मिलती है खास करके अनुवाद करने में, ठीक है। 10वां क्वेश्चन साहब देखिएगा, यांत्रिक अनुवाद क्या है। मशीनी अनुवाद जिसको बोलते हैं उसी को यांत्रिक अनुवाद बोलते हैं। मशीनी अनुवाद के बारे में मैंने आपको बताया था, मशीनी अनुवाद किसे कहते हैं भाई, तो मशीन के द्वारा जो अनुवाद किया था उसको मशीनी अनुवाद कहते हैं।
चर्चा हो चुकी है इस पर। अगला प्रश्न आप देखिएगा, खंड बा से जो प्रश्न पूछे जाएंगे वो लघु उत्तरीय टाइप के प्रश्न होते हैं और इसको लेकर के निर्देश यह दिया गया है कि इस खंड से किन्हीं 5 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर अधिकतम आपको 200 शब्दों में देना है, ये बात भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, 7 नंबर एक प्रश्न के लिए आपको दिए जाएंगे, 5 प्रश्न आपको करने हैं। ठीक है, 8 क्वेश्चन दिए जाते हैं कुल मिलाकर के लघु उत्तरीय में, उनमें से 3 प्रश्न आपको छोड़ देने हैं, 5 ही प्रश्न करने हैं। ठीक है, आइए चर्चा करते हैं। पहला प्रश्न आपसे पूछा गया था, यानी दूसरा प्रश्न इस पेपर का, लघु उत्तरीय का पहला प्रश्न, अनुवाद शब्द का अर्थ स्पष्ट करते हुए उसके स्वरूप पर प्रकाश डालिए। इस प्रश्न के बारे में मैंने आपको बता ही दिया है। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया था, अनुवाद के दायित्व पर प्रकाश डालिए, मतलब अनुवाद का महत्व, दायित्व जो है उत्तरदायित्व अनुवाद का, अनुवाद से क्या तात्पर्य है इसको बताते हुए अनुवाद का दायित्व क्या है, उत्तरदायित्व क्या है, अनुवाद का ज़रूरत क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया, अनुवाद के प्रमुख क्षेत्रों का वर्णन कीजिए। अनुवाद किन किन क्षेत्रों में होता है, तो अनुवाद कई क्षेत्रों में होता है, आप सभी को पता होगा। ठीक है, अनुवाद जैसे साहित्य के क्षेत्र में साहित्य अनुवाद होता है, कार्यालय अनुवाद होता है, विधिक अनुवाद होता है, आशु अनुवाद है, वैज्ञानिक एवं तकनीकी अनुवाद है, वाणिज्यिक अनुवाद है, तो ये सब इसके कई सारे क्षेत्र हैं। अगला क्वेश्चन से आप देखिएगा, पूछा गया प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपकी परीक्षा में आ सकता है, तो इन प्रश्नों को आप ध्यान से पढ़ लीजिएगा। अगला प्रश्न, अनुवाद के प्रमुख प्रकारों का वर्णन कीजिए। तो अनुवाद के ये सब प्रकार भी हैं। ठीक है, अनुवाद के विषय क्षेत्रों पर अगर बात की जाए तो उसमें मोबाइल फ़ोन, सिनेमा, टीवी, रेडियो, इन सभी से एक प्रकार से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, इससे भी अनुवाद के क्षेत्र हैं। और अनुवाद के प्रकारों की बात की है तो ये साहित्य का अनुवाद तो साहित्य अनुवाद, कार्यालय का अनुवाद तो कार्यालयीय अनुवाद, ये सब अनुवाद के प्रकार ही हैं। वैधानिक अनुवाद, तकनीकी अनुवाद, मशीनी अनुवाद, विधिक अनुवाद, कानूनी अनुवाद, आशु अनुवाद, वाणिज्यिक अनुवाद। ठीक है, तो ये सब व्यावसायिक अनुवाद, तो ये सब अनुवाद के प्रकार हैं। अगला क्वेश्चन से आप देखिएगा, बहुभाषिक समाज से क्या प्रयोजन है, स्पष्ट कीजिए। बहुभाषिक समाज से क्या प्रयोजन है। बहुभाषिक समाज जहाँ के जो है लोग कई भाषाएं बोलते हों तो उससे क्या प्रयोजन है, स्पष्ट करें। वहीं अगला प्रश्न आपसे पूछा गया था 7वां नंबर, परिभाषिक शब्दावली किसे कहते हैं, प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। वहीं अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, वैज्ञानिक एवं तकनीकी अनुवाद का स्वरूप बताइए। बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। और अगला प्रश्न आपसे पूछा गया था, अनुवाद की आवश्यकता पर अपने विचार व्यक्त कीजिए। तो एक प्रकार से ये तमाम सारे जो प्रश्न पूछे गए थे केवल और केवल अनुवाद और परिभाषित शब्दावली से थे, और आप बड़ी आसानी से अगर अनुवाद के चैप्टर हमारा देखा होगा निश्चित तौर पर आपको क्लियर हुआ होगा और बड़ी ही आसानी से आपने अपने पेपर में अच्छे अंक जो है करके आए होंगे, अच्छे प्रश्न करके आए होंगे, सारे प्रश्न करके आए होंगे। अगला जो है आपका खंडसा से दीर्घ उत्तरीय टाइप के प्रश्न पूछे जाते हैं। निर्देश आपको दिया गया कि इस खंड से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर देने हैं। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर आपको अधिकतम 500 शब्दों में देना है। 2 क्वेश्चंस करने हैं और 4 क्वेश्चंस आपको कुल मिलाकर के दिए जाते हैं। 10 नंबर का एक प्रश्न, 2 प्रश्न करने हैं, 20 नंबर आपको यहाँ से मिलते हैं। 10वां प्रश्न आपसे पूछा गया था, अनुवाद की प्रक्रिया का सविस्तार वर्णन कीजिए। अनुवाद की प्रक्रिया के बारे में आपको विस्तार से बताना था। ठीक है, कैसे अनुवाद होता है, सारी चीज़ों के बारे में, अनुवाद के बारे में जितना आपने पढ़ा है उसमें आप इसमें बता सकते थे। अगला प्रश्न है, संस्कृति, साहित्य और भाषा के संबंध में अनुवाद की क्या भूमिका है, संक्षेप में प्रकाश डालिए। बढ़िया प्रश्न है। तो संस्कृति, साहित्य और भाषा के संबंध में अनुवाद की क्या भूमिका है इसके बारे में बताने का प्रयास करेंगे। तो अनुवाद में एक पक्ष जो है साहित्यिक अनुवाद का होता है। कला और साहित्य किसी भी समाज की पहचान बनाते हैं और किसी भी देश और समाज को जानने के लिए वहाँ के साहित्य को पढ़ना और परखना जरूरी होता है, और इसीलिए संस्कृति के लिए, साहित्य के लिए और भाषा के लिए, सभी के लिए अनुवाद बहुत ज़रूरी होता है। ये बात आप ध्यान रखिएगा। आगे देखिएगा, अगला प्रश्न आपसे पूछा गया था 12वां नंबर, बैंकिंग अनुवाद की विवेचना कीजिए। इस पर मैंने आपको बताया था, चर्चा करी थी बैंकिंग अनुवाद को लेकर के। तो बैंक से रिलेटेड जो अनुवाद होते हैं वो बैंक में अनुवाद की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, क्योंकि बैंक में परिभाषित शब्दावलियाँ ही होती हैं, उनका अनुवाद करना परम आवश्यक होता है। द्विभाषी चीज़ों का प्रयोग होता है बैंकों में ना, तो उसका अनुवाद आप देखते हैं कई प्रकार का होता है। अगला प्रश्न देखिएगा, 13वां नंबर प्रश्न है, एक अच्छे अनुवादक के प्रमुख गुण और दायित्व पर प्रकाश डालिए। बढ़िया प्रश्न है। इस पर चर्चा मैंने आपको बताया था, पूरा विस्तार से चर्चा करी थी भाई, अनुवादक के गुण के बारे में, अनुवाद के बारे में सारी चीज़ें मैंने आपको समझाई थी, अनुवाद समीक्षा भी बताई थी, कई सारी चीज़ें मैंने आपको बताई थी कि भाई जो अनुवादक होना चाहिए उसके बारे में क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, उन सभी चीज़ों को पर चर्चा हो चुकी है। एक अच्छा अनुवादक वही व्यक्ति होगा जो भाषा पर अपनी पकड़ बनाए रखेगा, जो सतर्क होगा, जो एक प्रकार से कई प्रकार की चीज़ों के बारे में मैंने आपको बताया था। ठीक है, आप लोगों ने देखा होगा। तो इस प्रकार से ये इतने प्रश्न आपसे पूछे गए थे। इस प्रकार से आपका ये पेपर संपन्न हुआ और बड़े ही आसानी से आप लोगों ने पेपर किया होगा।
और बाकी जो है और कोई दिक्कत की बात होगी तो आप बताइएगा कमेंट करके। और भी वीडियोज़ आपको दी जाएंगी अनुवाद को लेकर के, बहुत सारी वीडियो आएंगी। अगर आपके और भी सब्जेक्ट हैं, सोशियोलॉजी, पॉलिटिकल साइंस, जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स, एजुकेशन, होम साइंस, साइकोलॉजी, मिलिट्री साइंस, फिलोसॉफी और संस्कृत, अंग्रेजी, तो सभी के मॉडल पेपर आपको मिलते रहेंगे चैनल पर। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे से जुड़ने के लिए। इसी प्रकार से अपना प्यार बना रखें। गुड नाइट ऑल ऑफ यू। बहुत बहुत धन्यवाद, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। तो इस सभी प्रश्नों को आप लोग तैयार कर लीजिएगा। धन्यवाद।